वंदे मातरम। 15 नवंबर 2020 और साढ़े 8 बजे आप लोगों से रूबरू होने के लिए उदय मन्ना आ गया है और आप लोग भी जल्दी जल्दी आ जाइए ताकि सकारात्मक सोच को सकारात्मक परिणाम की दिशा दी जा सके। बिना आपके ये संभव नहीं है। और आप जानते हैं कि इस समय 5 दिवसीय जो दीपोत्सव का त्यौहार है वो चल रहा है और काफ़ी देश में हर्षोल्लास का माहौल है और इस माहौल को बनाए रखना है। अपने भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए ये त्यौहार जो हैं वो बहुत ही अहम भूमिका अदा करते हैं। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आइए और हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ नई बातों की भी चर्चा करेंगे। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो शिक्षा की दृष्टि से नहीं लेकिन संस्कार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ नई बातों की भी जानकारी देंगे और आरजेएस फैमिली फेसबुक फ्रेंड्स को इसमें आमंत्रित किया जाता है। और आमंत्रित ही नहीं किया जाता है बल्कि उनकी जो वीडियोस और उनके जो आलेख आते हैं उनको यहाँ पे शेयर भी किया जाता है। तो आज भी कुछ फेसबुक फ्रेंड्स पॉजिटिव मीडिया के चीज़ें जो हैं वो हमारे पास आ गई हैं जिन्हें हम साझा करेंगे और आपको ये देखकर बहुत ही आनंद आएगा। बस ये है कि कमेंट बॉक्स आपके हाथ में है, एक बहुत बड़ा विचार क्रांति का हथियार है। और जैसे पटना से डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी दिख रहे हैं, तो विनय पुरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सकारात्मक भारत आंदोलन। और ये सकारात्मक भारत आंदोलन अपना रंग जो है वो कई रूपों में, इस सकारात्मक भारत आंदोलन के कई आयाम हैं और उस आयाम को आप भी देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से समाज के सामने वो चीज़ें आ रही हैं और इसको लोग आगे बढ़ाने में अपनी रुचि अपने तरीके से ले रहे हैं। और डॉक्टर वहाब साहब भी जुड़ गए हैं तमिलनाडु से। डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी पटना से जुड़े हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग सकारात्मक भारत आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ श्रृंखला पर इस तरह का एक अभियान शुरू किए हैं जो कि आप मान लीजिए कि 94th एपिसोड तक आप लोगों ने इसको पहुंचा दिया है। 94वां फेसबुक लाइव सकारात्मक भारत आंदोलन का अपने आप में एक इतिहास रचने जा रहा है। जय हिंद डॉक्टर वहाब साहब। तो सकारात्मक गीत से, क्योंकि वो हमें एक शांति भी प्रदान करता है और लोगों को राष्ट्र के प्रति प्रेम और सकारात्मक सोच को एडवोकेसी करता है। तो आइए सकारात्मक सोच के साथ ही कार्यक्रम के शुभारंभ करते हैं। Power on, pairing. बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अभी जस्ट रूबरू हो जाएंगे आप इस गाने से। एक बार फिर से इसकी शुरुआत कर देते हैं। जी Connected. जी। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, तो बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग जुड़ चुके हैं और अब कार्यक्रम जो है वो लगातार 9 बजे तक हम लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। एक ऑडियो
से आपको रूबरू पहले करा देते हैं, जो कि रोहित शर्मा जी ने भेजा है। और ये सकारात्मक भारत आंदोलन का जो कार्यक्रम हो रहा है वो एक वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा जी की नज़र से क्या हो रही है, उन्होंने आज ही भेजा है। तो ये आवाज़ आएगी और आवाज़ के साथ हम आपको छोड़े जाएंगे। पीछे वंदे मातरम। तिरंगे की रक्षा। देखिए, अभी इन दिनों में चुनाव में सिलसिले में अपने कार्यक्रम में व्यस्त था और इस बीच में WJI यानी कि वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों से मेरा संपर्क हुआ है। उसमें उनका मुझे आमंत्रण मिला और कहा कि आप इस कार्यक्रम में आपको आना है, क्योंकि ये सकारात्मक पत्रकारिता की दिशा की और वो काम करता है ये संगठन। और उसमें दिल्ली के कार्यकारिणी को लेकर मेरी कुछ चर्चा हुई थी। तो मेरा उसने अब तक पिछले 2-3-4 वर्षों में जो कार्य किया है सकारात्मक समाज को आगे बढ़ाने का, सकारात्मक समाज में औलख झलकना, वो कार्य बहुत बेहद आदरणीय है। क्योंकि रिपोर्टिंग का हम लोग सब अपने क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन सकारात्मक चीजों के ऊपर दृष्टिकोण करके उसको इंगित करके समाज के पटल पे प्रस्तुत करना और उसका एहसास दिलाना, ये राम जानकी संस्थान करता है। इसके लिए राम जानकी संस्थान को बेहद सहर्ष कोटि कोटि बधाई। तो इस तरह से आपने देखा रोहित शर्मा जी ने अपने विचार को व्यक्त किया है। इस तरह के अपने अपने विचार आप लोग भी व्यक्त करके भेजें, क्योंकि ये आरजेएस फैमिली के विचार करने का ही फेसबुक लाइव है, जिससे कि हम लोग जुड़ेंगे और उससे बहुत कुछ सीखेंगे और सकारात्मक भारत आंदोलन को पराकाष्ठा पहुंचाएंगे, उनको एक नया आयाम देने की हर किसी की कोशिश होगी। आरजेएस स्टार जो डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जी हैं, उन्होंने भी ये दिल्ली से भेजा है। तो आपको रूबरू कराते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। मित्रों नमस्ते, मैं नरेंद्र टटेसर, निदेशक पूर्ति फूड विजन दिल्ली। आज इस 1 मिनट के लघु वीडियो में आपको आरजेएस के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मित्रों, आरजेएस का मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। मेरे विशेष आग्रह पर आरजेएस के राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री उदय कुमार मन्ना जी ने मुझे आरजेएस के अपने सकारात्मक कार्यों में शामिल किया और मैंने आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन का हिस्सा बनकर समाज में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर सकारात्मक बैठकों के माध्यम से अपना योगदान दिया है। देश भर में लगभग 125 से ऊपर मेरी जानकारी के अनुसार बैठकें उस समय तक हो चुकी थी और इन्हीं बैठकों के माध्यम से मैंने भी विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को उन क्षेत्रों में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्ति, कृषक जागरूकता, लघु उद्यम द्वारा रोजगार सृजन, जैविक खाद्य पदार्थों द्वारा स्वास्थ्य रक्षा एवं पर्यावरण जागरूकता मेरे मनपसंद ऐसे विषय रहे जिन पर मैंने आरजेएस के माध्यम से काम किया और इन कार्यों के कारण ही मेरी भी लोकप्रियता बढ़ी, जिससे मेरे बिजनेस को भी फायदा हुआ और मैं इसके लिए आरजेएस का बहुत आभारी हूं। मैं आप सबसे भी यह आह्वान करता हूं कि आप भी आरजेएस से जुड़े, अपने सकारात्मक कार्यों को आरजेएस के माध्यम से समाज के सामने लाएं। निश्चित रूप से आप लोगों को भी फायदा होगा। इस आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, तो इस तरह से अपने अपने विचार लोग प्रकट कर रहे हैं और ये विचार सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन विचारों से सकारात्मक भारत कितनी दूर तक आगे पहुंच रहा है। तो इसकी कल्पना करें।
तमिलनाडु तक भी सकारात्मक भारत आंदोलन पहुंच रहा है और डॉक्टर वहाब साहब ने ये भेजा है और स्वयं आप सुन लीजिए क्योंकि उन्होंने ये भेजा है तो आपको रूबरू कराते हैं। डॉक्टर वहाब। नमस्कार। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और इसके सकारात्मक आंदोलन में भाग लेने वाले आप सभी बंधुओं को डॉक्टर शेख अब्दुल वहाब का नमस्कार और इस पर्व की, इस दीपोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस अवसर पर मेरी एक रचना आपके सामने प्रस्तुत है। कविता का शीर्षक है मानवीयता का स्वर। दीपों का पर्व दीपावली है, दीपों का पर्व दीपावली है। तन हो सुंदर मन भी महके, प्रकाशित हो जीवन रावली। तिमिर से कर समर दिवा पथ गमन समय है। जीवन नभ के अंधियारे को, जीवन नभ के अंधियारे को दूर भगाने का समय है। क्षितिज पर मुस्कान नवल, क्षितिज पर मुस्कान नवल, प्रभात का दर्शन समय है। आशाएं आकांक्षाएं लोडित आलोडित होने का समय है। दिया मिट्टी का सब प्राकृतिक हो, मातृधरा से जुड़ने का समय है। मुड़ना न पीछे कभी साथियों, उन्नति की दिशा बढ़ने का समय है। जला मन की असुर वृत्तियां, जला मन की असुर वृत्तियां, माँ की ममता में सह प्राणी में सुर सुधा पाने का समय है। गतम गतः अज्ञान समतम है, गतम गतः अज्ञान समतम है। भूल कर सब भविष्य उज्जवल है, बनाने का समय सुनहरा है। दीप सा मुस्कुराते हुए जलने, देश के लिए कुछ करने का समय है। दीप सा मुस्कुराते हुए जलने का, देश के लिए कुछ करने का समय है। दानवीयता का अंत कर, दानवीयता का अंत कर, मानवीयता का स्वर उभारने का समय है। धन्यवाद। जी हाँ, तो सबसे बड़ा मानव धर्म है और इसी को उभारने का समय है। पूरे देश को एक सूत्र में ये बांधने का समय है और इस तरह से डॉक्टर शेख वहाब साहब ने इस कविता के माध्यम से मानव धर्म को और मानव की पूजा को इन्होंने रेखांकित किया है। वहीं पर जो समरसता है वो कैसे होती है तो उसमें आपको बताते हैं कि ये जो पर्व त्योहार हैं ये सब भारतीय त्योहार हैं। हमें हर पर्व को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे हमारा कोई भी भाई किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में कोई पर्व मनाता है, ये सब भारतीय पर्व हैं। कुल मिला के भारत की जो रचना है, भारत का भूगोल ही तब बनता है जब सारे मानचित्र पर उपस्थित होते हैं, तब जाके वो भारत होता है। तो भारत में कहीं भी कुछ भी हो रहा है वो सब भारतीय है, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। वहां पे भारत का जो भूगोल है उसको लेकर हम भारत के लोग, तो हमारा ये पर्व जो है वो भारतीय है, क्योंकि रहन सहन संस्कृति हमारी इसी देश में बदल जाती है। विदेश जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे यहाँ तो इतनी विविधता है और उसमें हम लोग एकता का सूत्रपात करते हैं। विभिन्नता में एकता, यही एक बागीचा है भारत का जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। अब आप देखिए हमारे दोस्त मोहम्मद अनस फैजी लिखते हैं कि राम जी का इंतज़ार है और जय श्री राम लिखते हैं और कहते हैं वैसे मेरी सभी के ईश्वरों से मिलने की बड़ी ख्वाहिश है। पूछूंगा कि आप सबके नाम पर कुछ लोग जो इतनी नफरत फैलाते हैं वो क्या ठीक है? दीपावली 2020। मोहम्मद अनस फैजी ये शेर व शायरी भी करते हैं और उन्होंने जो दीपावली के दिन ये रात में क्या कर रहे हैं तो मोहम्मद अनस फैजी से रूबरू कराते हैं आपको।
तो ये प्रतीक रूप में आप देख सकते हैं कि ये रात दीपावली मना रहे थे मोहम्मद अनस फैजी। तो इस तरह से हमारा भारत है, हमारा भारत बहुत ही मजबूत भारत है। हमारे यहाँ जो बॉन्ड हैं वो बहुत ही मजबूत हैं, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। और आरजेएस ने, राम जानकी संस्थान ने इसे पहचान लिया है और पहचान कर हम लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम। अब ये पोस्ट आई है, मैं सबसे पहले इन पोस्टों को क्यों तवज्जो दे रहा हूं, क्योंकि इन चीज़ों को प्रमोट करना आरजेएस का काम है। हमारे भाई अलग अलग राज्यों में बैठे हुए हैं, अगर वो एक सूत्र में हम लोग पिरो देते हैं तो आप समझिए सकारात्मक भारत आंदोलन आप सभी को दिखाई देने लगेगा। अभी तो मन में है, लेकिन मन से जब वो प्रकट होता है लेखनी के द्वारा या आपकी वीडियो या ऑडियो के द्वारा, और वो संदेश सोशल मीडिया पे जब वायरल होता है तो वो सबको दिखाई देता है। अभी तो हम लोग सभी मन ही मन इसके सफलता की कामना करते करते 5 साल गुजारे हैं। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं उस पोस्ट से जो भेजा है आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता सेवानिवृत्त स्वास्थ्यकर्मी पीएमसीएच पटना बिहार ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने। लिखते हैं, सकारात्मक भारतीय परिवार शानदार सोच है, लेकिन नकारात्मक लोगों से युद्ध किए बिना संभव नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा बोलते हो अपने एरिया में और लोगों को कह रहे हो कि भाई अच्छी सोचो, अच्छा बोलो, किसी नौजवान को भी प्रेरित करते होंगे, लेकिन उल्टा वो आपको कह सकता है। ये कल्पना की जा सकती है, जो नकारात्मक लोग होते हैं वो अच्छी बात बोल नहीं सकते हैं, तो वो कहेंगे कि पहले आप सकारात्मक बनिए। अब क्या कर लेंगे आप? वो आपको ही कहेंगे कि सकारात्मक बनिए। जब आप उनके भलाई की बात करते हैं तो वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग इस बात को नहीं समझेंगे और आप रूबरू होते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने लिखा है कि नकारात्मक लोगों से युद्ध किए बिना संभव नहीं है और नकारात्मकता को नकारने की जरूरत है। बच्चों व युवाओं को जोड़ें, फेसबुक लाइव शो में संवाद करें। इन्होंने एक मार्गदर्शन दिया है कि बच्चों का भी संवाद जो है जरूर होना चाहिए। और फेसबुक लाइव हम लोग अकेले अकेले देखते हैं, जब घर में बैठे हुए हैं तो कोशिश करें कि आपके साथ साथ आपके बच्चे, क्योंकि बच्चे भी जब संस्कारित होंगे तभी आपका भी जीवन जो है वो सकारात्मक सोच आपके घर में आगे बढ़ेगी। तो लिखते हैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी की वंदे मातरम। हाँ, बच्चों का संस्कार बदलना आसान होगा। वो कहते हैं कि बच्चों का संस्कार बदलना आसान होगा, इसलिए बच्चों पर हम लोगों को तवज्जो देना चाहिए। कोट कीजिए, इसको अंडरलाइन कीजिए। एक गाइडेंस मिला है कि हम लोग, हालांकि आरजेएस ने बच्चों का एक ग्रुप, एजुकेशन ग्रुप बनाया है और उसमें एजुकेशन से संबंधित चीजें ज्यादातर डाली जाती हैं, संस्कार की प्रेरक करने वाली, लेकिन वो कहते हैं कि बच्चों को भी इसमें शामिल होना चाहिए। मतलब बच्चे भी अपने गार्जियन के साथ इसमें दिखें, इसमें आए, सुने और इसमें कमेंट करें। बच्चा कमेंट करे अपने नाम से। हम उनकी अच्छाई बुराई पर ज्यादा चर्चा नहीं करें, उनसे संवाद की भाषा में सकारात्मक सोच को प्राथमिकता दें। बुराइयों का स्मरण बिल्कुल नहीं करें, यानी बच्चों के सामने बुराइयों का स्मरण नहीं करें। उनके सकारात्मक कार्यों की तुलना नकारात्मकता से होनी चाहिए। उनको बताया जाए कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं, सकारात्मक कार्य क्या है और नकारात्मक कार्य क्या है। यह व्यवस्था चौपाल के माध्यम से सदियों से चली आ रही थी। हमारी युवा शक्ति इसी प्रकार राष्ट्रभक्त बनी थी। आजादी से पहले राष्ट्र रक्षा के लिए हजारों शहीद हुए और अनेक क्षेत्रों में अपना परचम लहराए, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने में कामयाब हुए। इनके मूल में चौपाल और सायंकालीन घर के दरवाजे पर होती दैनिक बैठकें थीं, जहां बुजुर्ग के समक्ष खुले संवाद होते थे और बच्चे उसको देखते रहते थे। आजादी के बाद इस व्यवस्था को हमने आधुनिक बनाम अंधविश्वास के नाम पर समाप्त कर दिया, या ऐसा लगता है जैसे कि देश आजाद हो गया और हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। आज हमें विधायिका, प्रशासन और न्यायपालिका को सकारात्मक गति देने के लिए योग्य युवकों का अभाव हो गया है। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी कहते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए योग्य युवकों का अभाव हो गया है। वो संसद और विधानसभा में आप सबको दिखाई देता है। यही कारण है कि हमारे सकारात्मक प्रयास विफल हो रहे हैं। हो हल्ला और हंगामा ज्यादा हो रहा है।
लोकतंत्र में हमारी न्यायिका, विधायिका और प्रशासनिक व्यवस्था का समन्वय अद्वितीय है, ठोस है, अटल है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधान में शुमार हुआ है और ये हमारा लोकतंत्र बना है। नकारात्मकता का छद्म स्वरूप छिपा नहीं रह सकता है, अतः संघर्ष, युद्ध की त्रासदी झेलना अनिवार्य हो गया है। नकारात्मकता के राक्षसों को नष्ट करने का समय आ गया है। आरजेएस परिवार नकारात्मकता के विरोध में सकारात्मक भवन निर्माण, जिलेवार सूचना केंद्र की योजना स्वागत योग्य कदम है। यह अनूठा कदम नकारात्मकता पर विजय का इतिहास, भूगोल और चतुरंगणी विचारकों का सैन्य अड्डा बनेगा। यह हमारे देशभक्त, देश रक्षक सैनिकों के रीढ़ की हड्डी बनेगा। देश में शतरंज की बिसात बिछ चुकी है, नकारात्मकता हावी है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में मन्ना जी की संवाद फेसबुक लाइव शो आदरणीय है, प्रेरक है, उद्देश्यपरक है, सार्थक पहल है। मैं आपकी संवाद पहल को बारंबार नमन करता रहूंगा। मीडिया और फेसबुक लाइव शो के माध्यम से बच्चों और युवाओं को भी संवाद स्थापित करने का अभियान चलाया जाए और बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कर रहे हैं। जय मां भारती। ओम प्रकाश झुंझुनवाला, सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मी, पीएमसीएच पटना और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 के भेंट करता। तो मेरे ख्याल से इस पर भी आप लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इन विचारों से ही सकारात्मक भारत निर्माण होता है, क्योंकि यह विचार क्रांति है और विचार क्रांति के लिए जरूरी है कि जो मीडिया है वो सकारात्मक पत्रकारिता करे, क्योंकि अगर नकारात्मक पत्रकारिता से देश में माहौल की पकड़ होना पड़ेगा, नकारात्मक हो जाता है। भविष्य देखिए बहुत उज्जवल है। लोगों को कंटेंट तो हमेशा जरूरत प्रोफेसर केजी सुरेश, माध्यमों की हमेशा जरूरत रहेगी। जरूरत इस बात का है कि मैं इस नए जरूरतों के हिसाब से इसके अनुरूप अपने आप को मैं ढाल पाऊंगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अगर मुझ में वो क्षमता है, वो कहते हैं स्ट्रगलिस्ट, जो डार्विनियन थ्योरी है, वो वही हो रहा है आज मार्केट में। ये फिटेस्ट मतलब मल्टीटास्किंग करना, भाषा में पकड़, ज्ञान, समझ, कंटेंट, ये सब क्षमता रखते हैं तो रोजगार के अवसर की कोई कमी नहीं है। रोजगार तो आप पैदा कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत की ओर प्रधानमंत्री ने आह्वान दिया है और यह आत्मनिर्भरता सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। महात्मा गांधी का सपना था ग्राम स्वराज का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की बात कही थी, सर्वोदय की बात गांधी जी ने कही थी। तो ये सब सभी संभव है जब हम आत्मनिर्भर हो। और आज टेक्नोलॉजी ने और बदलते हुए लोगों के जो जरूरतों ने, सूचना की जरूरतों ने हमको ये क्षमता दी है, एक परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी है जिसमें हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कंटेंट की कमी नहीं है। और हाँ, सबसे आखिर में सकारात्मक रहिए। बहुत नकारात्मकता है, जो सकारात्मक रहेगा उसी का भविष्य होगा। जिसे कहते हैं समस्या केंद्रित पत्रकारिता से हटकर समाधान आधारित पत्रकारिता की ओर जाने की आवश्यकता है। वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम प्रॉब्लम सेंट्रिक जर्नलिज्म टू सॉल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म। समाधान, लोग समाधान चाहते हैं और समाधान लोगों के बीच में से ही निकलेगा, बॉटम अप से ही निकलेगा, टॉप डाउन से नहीं निकलेगा। ये हमें आने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आपके प्रज्ञा प्रतिष्ठान जैसे संस्थाओं के माध्यम से इस भावना की ओर और युवा पीढ़ी जागरूक होगी और एक सकारात्मक रूप से एक नए भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण होगा। अपने आप को स्वावलंबी बनाएंगे, समाज और देश को भी स्वावलंबी बनाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आपने मुझे जी हाँ, तो इस तरह से आपने देखा जो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय जो पत्रकारिता और संचार संस्थान है उसके कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश जी ने जो संबोधन दिया। अब आप बताइए कि सकारात्मक रहना, सकारात्मक पत्रकारिता और सकारात्मक दिशा में देश को ले जाना, ये केवल हम लोग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि तमाम जगहों पे इन्होंने, प्रोफेसर केजी सुरेश जी ने यहां तक कह दिया कि
कि सकारात्मक पत्रकारिता से ही देश और युवाओं का, पत्रकारों का सुनहरा भविष्य बन सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया और इस मीडिया के द्वारा अब कोई चीज छुपी नहीं रह सकती है। अगर झूठ बोल लेंगे तो प्रिंट में तो बाद में आता है, लेकिन टेलीविजन चैनल पर तुरंत आ जाता है और उस पर रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि लोग सकारात्मक रहें अपने घर परिवार को, क्योंकि वहीं से आपको राजनीतिज्ञ भी पैदा होंगे, पत्रकार भी पैदा होंगे, और ये देश निर्माण जो है, भारत का निर्माण अगर सच में करना है तो हमें एक अच्छे माहौल के लिए जरूरी है कि ये सकारात्मक सोच जो है वो लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है हर जगह से। अब केजी सुरेश जी ने स्पष्ट कह दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये चारों तरफ से आवाज आ रही है और हम लोग तो 5 साल से इसकी बात कर रहे हैं, पूरे देशवासियों को समझा रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप तक पहुंचाना चाहेंगे। ये समाचार निर्देश की खबर है, संक्षेप में हम आप तक पहुंचाते हैं, फिर फेस्टिवल वगैरह की भी हम लोग चर्चा करेंगे। राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 नवंबर की। तो इस तरह से 15 नवंबर ही लास्ट डेट हो गया है। लेकिन एक जानकारी आपको दे देते हैं कि हरियाणा सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 नवंबर 2020 करने का निर्णय लिया है। पहले यह तिथि 2 नवंबर 2020 निर्धारित की गई थी और हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पात्र शिक्षकों को आवेदन करने के लिए विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन वो कर सकते हैं। वहीं पर एक सकारात्मक खबर है कि कृषि वैज्ञानिकों ने पशुओं के चारे की फसल ज्वार की नई और उन्नत किस्म CSV 44F विकसित कर विश्वविद्यालय के नाम एक और उपलब्धि दर्ज करवा दी है। लिखते हैं कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि वैज्ञानिकों ने पशुओं के चारे की फसल ज्वार की नई और उन्नत किस्म CSV 44F विकसित कर विश्वविद्यालय के नाम एक और उपलब्धि दर्ज करवा दी है। ज्वार की इस किस्म को विश्वविद्यालय के आनुवंशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग के चारा अनुभाग द्वारा विकसित किया गया है। इस किस्म को भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं सहयोग विभाग की फसल मानक अधिसूचना एवं अनुमोदन केंद्रीय उप समिति द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 84वीं बैठक में अधिसूचित व जारी कर दिया गया है। तो कृषि वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम किया है। पशुओं के चारे की फसल जिसे ज्वार कहते हैं उसकी नई व उन्नत किस्म CSV 44F विकसित कर दिया गया है। तो ये सब सकारात्मक चीज, और हम लोग अलग अलग विषयों के बारे में भी चर्चा करें। फेसबुक लाइव की यही पहचान होनी चाहिए। और लाखों वाहन चालकों को राहत दी गई है, उसके बारे में समाचार निर्देश की ये खबर है। पॉजिटिव मीडिया है समाचार निर्देश। हम लोगों के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, ये फेसबुक लाइव में एक नई परंपरा हम लोग धीरे धीरे शुरू करने वाले हैं। और जिलेवार जो संपर्क सूचना केंद्र है उसकी 10 सूचना केंद्र की सूचना जो है वो 20 नवंबर को आपको, जब PDF लॉन्च होगा, आप ही लोग करेंगे लॉन्च उसको, 18 दिसंबर को आपको भेज दी जाएगी। तो उसको भी नए तरीके से किया जाएगा। और यहां पर है लाखों वाहन चालकों को राहत दी गई है। क्या है कि DLRC समेत 31 दिसंबर तक बढ़ी इन दस्तावेजों की वैधता। तो लाखों वाहनों को इससे फायदा हो सकता है, वाहन चालकों को। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी ने लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर वाहन चालकों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए दिल्ली सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ मोटर व्हीकल से जुड़े सभी आवश्यक कागजातों की वैधता अगले महीने यानी कि 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि राहत मिलने से वाहनों के एक्सपायर हो चुके या होने जा रहे दस्तावेजों को रिन्यू कराने के लिए वाहन मालिकों को पर्याप्त समय मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दफ्तरों में आवेदकों को भीड़ एकत्रित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार की इस गाइडलाइन में कहा गया है कि मोटर कानून 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन कानून के तहत मान्य गाड़ी के सभी कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एवं अन्य दस्तावेज जिनकी वैधता खत्म हो रही है, उन सभी की वैधता को 31 अगस्त 2020 तक वैध माना जाए। दिल्ली सरकार द्वारा दी गई राहत के बाद अब वाहन चालकों और मालिकों को मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े दस्तावेजों को रिन्यू कराने के तहत राहत मिल गई है और वाहन चालकों को
कागजात का नवीनीकरण कराने के लिए 31 दिसंबर तक का समय मिल गया है। बता दें कि दिल्ली में बड़ी संख्या में वाहनों के कागजात रिन्यू होने हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले एक पखवाड़े के दौरान रोजाना कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये दीगर बात है, वाहन और संक्रमण दर जहां 15 के आसपास आ गई है, तो वहीं कुल मामले 4.5 लाख के पार पहुंच चुके हैं। ठंड में कोरोना के मामले बढ़ने के मद्देनजर दिल्ली सरकार यह फैसला लोगों को सुकून देने वाला है। तो ये बड़ी अहम खबर है और सावधानी की भी खबर है कि हम लोग कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए क्या जनवरी का जो कार्यक्रम है गणतंत्र दिवस का, उसे लेकर भी अब कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें हो रही हैं, बाहर से फोन भी आ रहे हैं और हम लोग अभी निर्णय की स्थिति में नहीं है। आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी पे ये चीज़ें छोड़ दी गई हैं, वो क्या फैसला लेते हैं, और तमाम और भी लोग हैं, विचार विमर्श चल रहा है इस पर कि आखिर हमें उसकी जानकारी समय पे आपको दे दी जाएगी। लेकिन अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कोरोना संक्रमण के मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं। और एक और खबर है, कोरोना संक्रमण से मामले बहुत ही, क्योंकि आरजेएस फैमिली की बैठकों में आप आ चुकी हैं और आपके पिताजी अंजलि भाटिया वरिष्ठ पत्रकार हैं, महिला पत्रकार, और उनके अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, तो प्लाज्मा की ज़रूरत है और हमने सब जगह जो है इसको सर्कुलेट कर दिया है अपने आरजेएस के ग्रुपों में, पत्रकारों के खास करके ग्रुपों में, कि वो लोग इस मामले को देखें। Looking for plasma for COVID recovered patient with blood groups B positive will work as donors. Situation is critical. If any could help, please contact Sikhar 9013844999। पेशेंट हैं डॉक्टर मिस्टर रोशन लाल बोहरा, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, हॉस्पिटल नवजीवन हॉस्पिटल पीतमपुरा। प्लाज्मा की सख्त जरूरत है। दिल्ली के पत्रकार साथी अंजलि भाटिया के पापा कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, उनको प्लाज्मा की सख्त दरकार है। उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। अंजलि जी का मोबाइल नंबर है 8920552025 और 9013844999। प्लीज मदद करें अगर कोई प्लाज्मा डोनर हैं तो। अंजलि भाटिया जी महिला दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित हुई थी। दिल्ली में हुआ था महिला दिवस का कार्यक्रम। अंजलि भाटिया जी आरजेएस फैमिली से जुड़ी हुई हैं और पापा जी जो हैं वो अभी प्लाज्मा की ज़रूरत है। तो ये खबर और उनका ये टेलीफोन नंबर है, तो ये लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है हम सभी की है। इसलिए आप लोग शेयर करेंगे तो ये जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंच जाएगी। दिल्ली में स्थिति थोड़ी सी ख़राब हो गई है और सतर्क रहने की ज़रूरत है। यानी बिना मास्क के, अगर बिना मास्क लिए घर से न निकलें और मास्क लगाकर ही रहें जहां भी, और डिस्टेंस बनाकर रहें। जितनी कोशिश हो सकती है हम लोग कोशिश कर सकते हैं। लापरवाही इस समय करने की ज़रूरत नहीं है। और सर्दियों में कोरोना बढ़ने के संकेत दिए जा रहे हैं, तो हम लोग भी थोड़ा चिंतित हैं कि मतलब सर्दियों में अगर कोरोना बढ़ता है तो सबके लिए बड़ा खतरा है। सभी को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बाकी ऊपर वाले की जैसी इच्छा है। मुकेश भटनागर जी का एक पोस्ट आया है और यहाँ पर वो लिखते हैं, पहले तो गाने से शुरू किया है। मुकेश भटनागर जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, फेसबुक लाइव में भी जुड़ते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, किसी का दर्द मिल सके ले उधार, जीना इसी का नाम है। मुकेश के इस गीत से इन्होंने पोस्ट को शुरू किया है। लिखते हैं, भटनागर सभा गाजियाबाद द्वारा कैंसर योद्धा श्रीमती सोनाली भटनागर जी की सहायतार्थ दीपावली से पूर्व दिनांक 13 नवंबर को 51,000 का चेक उनके पति श्री अनिल भटनागर जी को भेंट कर दिया गया। इससे पूर्व भी भटनागर सभा गाजियाबाद द्वारा श्रीमती सोनाली भटनागर को सहायता प्रदान की गई थी। 1,00,000 और 31,000 और 20,000, इस प्रकार कुल 2,02,000 की सहायता अपने जो सहयोगी लोग हैं उन लोगों की सहयोग से प्रदान किया गया है, जिसके लिए
कार्यकारिणी मंडल सभी दानदाताओं का आभार व्यक्त करती है। भटनागर सभा गाजियाबाद ऑल इंडिया भटनागर उपकारक फंड ट्रस्ट को उनके सहयोग हेतु भी धन्यवाद प्रकट करता है। साथ ही श्री विशाल श्रीवास्तव जी, श्री मोहित नारायण जी, केवी निवासी द्वारा 11,000 की दवाएं भी उन्हें उपलब्ध कराई गई। वह उपकारक फंड द्वारा संचालित मासिक पत्रिका भटनागर वार्ता से जुड़े प्रबुद्ध लेखकों व विचारकों द्वारा श्रीमती सोनाली व उनके परिवार के सदस्यों के साथ प्रतिदिन सकारात्मक संवाद व संपर्क बनाए रहते हैं, जो पूरे परिवार के लिए मनोबल सेतु की तरह कारगर है। तो ये मुकेश भटनागर जी, संपादक भटनागर वार्ता, और लिखते हैं मुकेश भटनागर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जब चेक दिया जा रहा था उसका ये 13 नवंबर की फोटो। कैंसर पीड़ित है और इनकी सहायता जो है लगातार समाज द्वारा की जा रही है। और तो इस तरह से जो है चीज़ें समाज में चल रही हैं, बीमारियां भी हैं और उन सब चीज़ों को। अब आइए हम लोग गोवर्धन पूजा से शुरुआत करते हैं। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने इस तरह से गोवर्धन को अपने उंगली पे उठा लिया था। और भी तमाम चीज़ें हैं। चीज़ें सीरीज़ में नहीं हैं, इसीलिए वो ढूंढकर आप तक पहुंचाना पड़ता है क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों का पोस्ट आता है इस मोबाइल में डाल दिया जाता है और उसके बाद आप लोगों तक। अब सिंगर मोहित शर्मा जी से आपको मिलवाएंगे। और तो गोवर्धन पूजा को तो आप सब मेरे ख्याल से जानते ही हैं। इस तरह से ये चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आइए जैसे जैसे मिलते जाएंगे आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाते जाएंगे। और आप जानते हैं कि जब कृष्ण ने, एक और फोटो है गोवर्धन पूजा का, बड़ा खूबसूरत फोटो है, यही मैं ढूंढ रहा था। गोवर्धन पूजा अन्नकूट उत्सव क्यों मनाया जाता है, इस तरह की ये श्री कृष्ण जी जो हैं। और यहाँ पर देखिए बड़ा ही खूबसूरत अपनी संस्कृति रही है और ये भारतीय पर्व है। ये सभी लोगों को हमें समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि इस संस्कृति से रास्ते निकलते हैं। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया तथा उनके सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी, सभी गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे, तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है, उनसे बैर लेना उचित नहीं है। तब श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपने इस कार्य पर बहुत लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। तो इन संस्कृतियों से कृष्ण जी ने रक्षा किया। तो ये रक्षा करना, जो बलशाली हैं उनका ये कर्तव्य शिक्षा यहाँ से मिलती है कि जो बलशाली हैं उनको रक्षा करना चाहिए। उन लोगों को जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो जो दबंग लोग हैं उन लोगों को ये चाहिए कि वो कमजोरों की रक्षा करें। श्री कृष्ण भगवान ने ये शिक्षा दी है, हमें यहाँ से इनको शिक्षा के रूप में, ज्ञान के रूप में लेना चाहिए। और वहीं पर आपको भाई दूज के बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि भाई दूज का जो पर्व है, जो कल है, वो कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है और भाई दूज को यमराज और यमुना का पूजन किया जाता है। भाई दूज का त्यौहार देश भर में 16 नवंबर 2020 यानी सोमवार को मनाया जाएगा। भाई दूज हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें व्रत, पूजा और कथा आदि करके भाई की लंबी आयु और समृद्धि की कामना करते हुए माथे पर तिलक लगाती हैं। इसके बदले भाई उनकी रक्षा का संकल्प लेते हुए
तोहफा देते हैं। तो भाई बहन का ये जो त्योहार है वो रक्षाबंधन भी है, लेकिन ये भी त्योहार अब पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है और आज तक आप समझिए पौराणिक से लेकर आज तक ये चीज़ें चलती आ रही हैं। तो हमें इनके जो सकारात्मक पक्ष हैं, हमें हर कथाओं के पौराणिक हों ऐतिहासिक हों उसमें से हमें सार को गही रहे हमारे लिए क्या उपयोगी हो सकता है। तो एक भाई बहन को का एक मौका होता है याद करने का, आपस में बातें करने का, और पूजा होता है तो इससे क्या है एक बॉन्ड जो है वो बहुत ही मजबूत बनता है। उसी तरह से बहुत पौराणिक एक कहानी के आधार पे जो है वो भगवान चित्रगुप्त की पूजा का भी एक प्रावधान है। तो उसमें क्या है कि भगवान चित्रगुप्त सृष्टि के प्रथम न्यायाधीश हैं, उन्हें न्याय का देवता माना जाता है। भगवान चित्रगुप्त जी के हाथों में कर्म के किताब कलम दवात है, ये कुशल लेखक हैं और इनकी लेखनी से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। यानी चित्रगुप्त भगवान जो हैं वो न्याय देने वाले भगवान हैं, न्यायाधीश हैं। और कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को भगवान चित्रगुप्त की पूजा का विधान है। कलम दवात और कागज चढ़ाने से बदलता है भाग्य। इस तरह की बातें हैं। अगर उज्जैन नगरी के यमुना तलाई के किनारे एक मंदिर में चित्रगुप्त एवं धर्मराज एक साथ विराजे हैं, ये स्थान किसी तीर्थ से कम नहीं है। मान्यता है कि इस मंदिर में कलम दवात और डायरी लोग चढ़ाते हैं मान्यता के हिसाब से। और मतलब ये ऐसा मंदिर जहाँ पे फल फूल की जगह फल फूल भी चढ़ाए, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोग कलम स्याही और डायरी वहाँ पे चढ़ाते हैं, वहाँ नजर आती है भक्तों के उसमें। तो इस तरह से कागज कलम न्यायाधीश जो है, प्रथम न्यायाधीश जो है, उस तरह से एक मान्यता है। और भी चीज़ें हैं चित्रगुप्त भगवान से जुड़ी हुई। और तो ये चीज़ें हमें हैं कि हम लोगों की ये संस्कृति है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए भगवान कृष्ण हैं। ये भी बड़ा खूबसूरत तस्वीर है। इस तरह से जो नए संस्कार हैं और ये सब चीज़ें हैं, तो यही चीज़ें जो हैं वो हमें अपनी परंपराओं से और इन चीज़ों से जुड़ती हैं। इसके साथ साथ विश्वकर्मा पूजा के बारे में भी आपको बताएं। ये समुद्र तट पे ऐसा किसी कलाकार का बनाया हुआ है विश्वकर्मा भगवान का। और विश्वकर्मा भगवान पे सिंगर मोहित खन्ना जो दिल्ली रत्न से सम्मानित और आरजे स्टार हैं, मोहित खन्ना आरजे स्टार से सम्मानित हैं, उन्होंने भी ये तस्वीर भेजी है। जहां तो आप लोगों की तस्वीरों को दिखाने में हमारी रुचि रहती है। विश्वकर्मा पूजा 16 सितंबर को वैसे मनाया जाता है और इसे लेकर भी लोग जो हैं वो, क्योंकि ये पहला इंजीनियर विश्वकर्मा जी को माना जाता है और विश्वकर्मा पूजा के दिन उद्योगों, फैक्ट्रियों एवं मशीनों की पूजा की जाती है। तो मोहित खन्ना जी ने भेजा था तो आप लोगों तक हमने शेयर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आइए आपको सौमित्र चटर्जी नहीं रहे, बांग्ला अभिनेता थे, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। आज ही आपका निधन हो गया। बांग्ला के अभिनेता सौमित्र चटर्जी, काफ़ी लोग जानते हैं इन्हें, रिनाउंड एक्टर थे। दिग्गज बंगाली एक्टर सौमित्र चटर्जी को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। वे इलाज का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे और आखिर में 15 नवंबर दोपहर 12:15 बजे सौमित्र चटर्जी ने 85 साल की उम्र में आखिरी सांस ले ली और पिछले 6 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। अमिताभ बच्चन भी दीपावली के दिन जो है भावुक हो गए थे और उन्होंने ये तस्वीर, हरिवंश राय बच्चन जी जो कवि थे, उनका ये पोस्ट साझा किया फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने। तो मुझे लगा कि इस तरह के पिता पुत्र, किस तरह से पुत्र अपने पिता को याद करता है जब वो नहीं है, लेकिन फिर भी पुत्र के दिल में वो बसे हुए हैं, ये तस्वीर उन्होंने साझा की है। इस दिवाली अमिताभ बच्चन ने काफ़ी इमोशनल पोस्ट किया। दिवाली के मौके पर उन्होंने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन को याद किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी और जया बच्चन की एक थ्रोबैक फोटो भी पोस्ट की। अमिताभ ने लिखा इमोशनल पोस्ट। अमिताभ ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट साझा करते हुए लिखा,
ब्रोक्ला पोलैंड में बाबूजी की प्रतिमा पर वे हर साल दीपावली के दिन दिया रखकर उनका सम्मान करते हैं। एक सम्मान, एक गौरव। इस फोटो को पोस्ट कर अमिताभ बच्चन ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन को याद किया। वे अक्सर अपने पिता को याद करते हैं। जी हाँ, कभी भी मंच पे जाते हैं और अमिताभ बच्चन ने जो ट्वीट किया है वो भी आपको साझा करते हैं। इस तरह से उन्होंने ये पोस्ट, दे ऑनर बाबूजी बाय प्लेसिंग ए दिया फॉर दीपावली एट हिज स्टैचू इन ब्रोक्लो पोलैंड एंड ऑनर ए प्राइड। इस तरह से एक पुत्र अपने पिता को दीपावली के दिन याद कर रहा है और आप लोगों तक इसको साझा करना, मुझे लगा कि नहीं, ये पिता पुत्र का प्रेम जो है वो इस तरह से भी बढ़ सकता है। अगर कोई देखेगा तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें साझा करनी चाहिए, लोगों बच्चों तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। और आप लोग अगर आप पहुंचाते हैं तो आपका ही घर जो है वो सकारात्मक बनेगा। घर से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया में तो और भी चीज़ें हो रही हैं। 16 नवंबर को जन्मे व्यक्तियों से रूबरू करा देते हैं। 16 नवंबर 1880 को अल्फ्रेड नॉयस, जो ब्रिटिश लेखक, कवि और नाटककार थे, उनका जन्म। 16 नवंबर को श्रीराम लागू, भारतीय सिनेमा और रंगमंच के दिग्गज कलाकार, 1987 में 16 नवंबर को जन्मदिन। आर्ट सैनसम, जो अमेरिकी कार्टूनिस्ट थे, 1920 में 16 नवंबर को जन्मदिन। आर रामचंद्र राव, भारतीय क्रिकेट अंपायर थे, 1931 में 16 नवंबर को जन्मदिन। और पुलेला गोपीचंद, भारत के प्रसिद्ध शटलर खिलाड़ी, 1973 को 16 नवंबर को जन्मदिन। और मिहिर सेन, भारत के प्रसिद्ध लंबी दूरी के तैराक थे, 1930 में 16 नवंबर को जन्मदिन। उसी तरह से बोम्मी रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी, दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक, 16 नवंबर को जन्मदिन। शंभू महाराज, कथक के प्रसिद्धि प्राप्त गुरु नर्तक थे, 1907 में 16 नवंबर को जन्मदिन। तो उर्दू के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के निकट बारा में 16 नवंबर को 1846 में जन्म हुआ था। अकबर इलाहाबादी, ये नाम भी अगर आपके बच्चों तक पहुंच जाता है तो निश्चित रूप से अकबर इलाहाबादी को वो टिक मार्क कर देंगे। अगर रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो वहां पर ये फायदा हो सकता है। ये सुनने से ना वो दिमाग में आ जाता है कि भाई अकबर इलाहाबादी, अच्छा वो उर्दू के शायर थे, मतलब साहित्यकार थे। इस तरह का कुछ भी हो सकता है। अकबर इलाहाबादी उत्तर प्रदेश से हैं, कई बार वो रीजनिंग में आता है कि वो पूछा जाता है। तो उस तरह से आपका बच्चा जो है वो इन चीज़ों पर ध्यान देगा अच्छी, क्योंकि बच्चों की संगति अगर आप करा देंगे तो आपका काम जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। कोई इस तरह की पोस्ट थी जिसे मैं पढ़ रहा था, तो उसमें ये बताया जा रहा था कि आप बच्चों से, कल भी इसका जिक्र हुआ था कि बच्चों से मोबाइल लेना चाहें तो बच्चा अगर मोबाइल दे देता है तो आप समझिए कि बच्चा सही रास्ते पर है। लेकिन अगर बच्चा मोबाइल देने में आनाकानी करता है तो आप समझिए मोबाइल में कुछ न कुछ गड़बड़ है। और कोशिश कीजिए, प्राप्त कीजिए, वो बच्चा थोड़ी देर के लिए इधर उधर जाएगा, उसको डिलीट करके फिर आपको मोबाइल दे देगा। तो ये आपके घर में अगर ये परिस्थिति उत्पन्न हो रही है तो वो आपके ही लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। बच्चों को सदा अच्छी चीज़ों के प्रति आकर्षित या उसको मुहैया कराइए। ये पूरी वीडियो, पूरी रिकॉर्डिंग आपके घर तक पहुंच जाती है। मुझे नहीं लगता कि शायद 1% 2% लोग जो हैं इस वीडियो का महत्व समझते होंगे जिसमें इस तरह की चर्चा होती है। ये निर्भर आप पर करता है। हम लोग बार बार प्रेरित करते हैं कि अगर आपके बच्चों के पास इन चीज़ों को सुनने का समय नहीं है तो आखिर समय किस चीज़ के लिए है? बच्चे को समय, आजकल तो छुट्टियां स्कूल बंद है, बच्चों के पास समय है, बच्चा करता क्या है, संगति उसकी किस तरह की है, उसको डाइवर्ट कीजिए, उसको पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। जब ये सुनेगा अकबर इलाहाबादी, हो सकता है उर्दू शायर हैं तो उनके बारे में वो और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहेगा। तो इस तरह से आपके ही घर का माहौल जो है वो सही होगा। और ढेर सारी बातें हैं, लेकिन आप समझदार लोग हैं। सकारात्मक भारत आंदोलन का ये विषय है, इसलिए इन चीज़ों को बताना पड़ रहा है, नहीं तो बताने की ज़रूरत नहीं होती है। 15 नवंबर को जो लोग जन्मे हैं उन लोगों से रूबरू कराते हैं। अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना के शहीद गरुड़ कमांडो में से एक ज्योति प्रकाश निराला 15 नवंबर 1986 को जन्मे। सानिया मिर्जा
प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी 1986 में 15 नवंबर को जन्मे। तो सानिया मिर्जा के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आप जानते हैं कि बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ दिमाग में उसका आएगा, क्योंकि ऐसे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। वो किताबों से वो चीजें अलग होती हैं, लेकिन इन चीजों को अगर वो सुनेंगे तो याद रहेगा। अश्विनी कुमार केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के पूर्व निदेशक, 1950 में 15 नवंबर को जन्मे। एसवी कृष्णमूर्ति राव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ, 1902 में 15 नवंबर को जन्मे। और भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर कार्नोलिया सोराब जी। तो सोराब जी भी अगर उनको ध्यान में रहा कि भाई महिला बैरिस्टर हैं, वकील थी, तो भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर कौन थी, तो उस समय बैरिस्टर चलता था अंग्रेजों के समय में, और इंग्लैंड में जाके उसकी पढ़ाई करते थे लोग। तो कार्नोलिया सोराब जी भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर थी, 1866 में 15 नवंबर को जन्मदिन। और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर को फांसी दी गई थी। और केवल नाथूराम गोडसे को ही नहीं, नारायण दत्तात्रेय आप्टे को भी फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी के हत्या के ये दोनों दोषी थे। 1949 में 15 नवंबर को फांसी दी गई थी। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। तो ये जानकारी भी, बिरसा मुंडा जिन्हें भगवान का दर्जा प्राप्त है, तो बिरसा मुंडा के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। विनोबा भावे का निधन 15 नवंबर को 1982 में हुआ। विनोबा भावे जिन्होंने कि भूदान आंदोलन चलाया। विनोबा भावे ने जो लोग संपन्न थे और जो भूमिहीन थे, तो भूमिहीनों को वो भूदान करके वो जमीन लेते थे और गरीबों को वहीं पे दे देते थे। विनोबा भावे ने सबसे बड़ा ये कार्य किया था। लेकिन गो हत्या बंद कराने के लिए उन्होंने आंदोलन जो चलाया, उसमें उन्हें प्राण न्यौछावर हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। शासन ने नहीं माना उनकी बात को, नहीं तो गो हत्या की बंदी पर विनोबा भावे जी ने आंदोलन चलाया था। तो इस तरह से अमर है विनोबा भावे भूदान आंदोलन को लेकर, और भी गांधी जी के साथ गांधीवादी रहे हैं। 1982 में 15 नवंबर को जन्मदिन है। भारत के प्रसिद्ध कवि कथाकार आरसी प्रसाद सिंह का निधन, ये निधन जो है 1996 में हुआ। आरसी प्रसाद सिंह कथाकार, कवि, और हिंदी के सम्मानित कवि कुंवर नारायण सिंह जी का निधन 2017 में 15 नवंबर को हुआ। ये जानकारी आप तक। अब एक वीडियो साझा करते हैं, हमारे पर्वों का क्या महत्व होता है। आजकल पर्वों से हम शिक्षा ले सकते हैं क्या, किस तरह से सोचते हैं कोई भी चीज देखकर। तो ये पर्व आपको पर्व का महत्व बताएगा ये वीडियो। दीपावली का सीजन आ रहा है और हम सब दीपावली पर गणेश जी की पूजा करते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि हम दीपावली पर गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं, लक्ष्मी माँ को ही क्यों पूजते हैं। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू टॉक इन द लेटर वीडियो अबाउट माँ लक्ष्मी ऑल्सो, लेकिन गणेश जी की दीपावली पर ही क्यों, आखिर क्या पर्पस है इसका। चलिए आपको बताती हूँ। इससे हम समझेंगे गणेश जी के फैमिली ट्री से। गणेश जी और उनके फैमिली ट्री को समझिए और फिर मैं आपको इसकी डेप्थ में लेके जाऊंगी। गणेश जी की शादी हुई, उनकी 2 वाइफ्स हैं, सिद्धि और रिद्धि। इन 2 वाइफ से उनको 2 बेटे हुए, शुभ और लाभ। जो आप अपनी बुक्स पर भी जब बनाते हैं, स्वास्तिक जब नई बुक्स बनाते हैं तो एक तरफ शुभ लाभ लिखते हैं ना, वो गणेश जी के बेटे हैं, शुभ और लाभ। अब ये शुभ और लाभ जो हैं, इनकी 2 मतलब इन्होंने भी शादी करी, तो इनकी वाइफ्स के नेम है तुष्टि और पुष्टि। अब इनसे गणेश जी के 2 ग्रैंडसन्स भी हुए जिनका नाम है आनंद और प्रमोद। अब ये फैमिली ट्री की बात मैं आपसे क्यों कर रही हूँ, दिस इज द सीक्रेट बिहाइंड गणेश जी। गणेश का मतलब होता है गण के ईश, यानी कि एक ग्रुप के देवता, एक ग्रुप के मास्टर, गणों के ईश। तो अगर आपको मास्टर बनना है तो गणेश जी उसमें आपके हेल्पफुल हैं। अब गणेश जी को जब हम पूछते हैं, या गणेश जी जो हमारी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स निकालते हैं, गणेश जी की क्वालिटीज जब हम इम्बाइब करते हैं तो हमारे 2 साथी हो जाते हैं, रिद्धि और सिद्धि, जो गणेश जी की वाइफ्स हैं। रिद्धि मीन्स सक्सेस एंड सिद्धि मीन्स स्किलफुल, यानी कि अगर आप अपनी जिंदगी से ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करेंगे, आप स्किलफुल बनेंगे इसमें, तो आप सक्सेसफुल अपने आप बनेंगे। दैट मीन्स रिद्धि एंड सिद्धि का रोल।
तो जब ये तीन चीज मिल जाती हैं तो दो नए बाय प्रोडक्ट होते हैं, दैट मीन्स शुभ एंड लाभ। जब आप स्किलफुल होंगे और सक्सेसफुल होंगे तो आपको शुभ भी होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ऑस्पिशियस होगा, और लाभ भी होगा, यानी कि गेन्स भी होंगे। तो जब आपकी जिंदगी में शुभ और लाभ होंगे तो आपको दो और पार्टनर्स लाइफ में मिलेंगे जो शुभ और लाभ की वाइब्स हैं, तुष्टि एंड पुष्टि। तुष्टि मीन्स सेटिस्फैक्शन, जब गेन्स होते हैं तो कितनी सेटिस्फैक्शन होती है, एंड तुष्टि मीन्स सेटिस्फैक्शन, एंड पुष्टि मीन्स हेल्थी वन, यानी कि जो हमें हेल्थ देती है अच्छी। सिर्फ अच्छे सब कुछ अच्छा चले और तबियत ठीक ना चले, इसकी भी क्या सेंस है। तो पुष्टि मीन्स रीअफर्मिंग एंड ऑल्सो मीन्स द हेल्थी वन। तो इससे जब आपकी जिंदगी में हेल्थ अच्छी चलती है, आप सेटिस्फाइड होते हैं, तो इसके दो और चीजें आपकी जिंदगी में एंड रिजल्ट आते हैं, दैट इज आनंद and Pramod. Anand means always happy, blissful, without a reason happy. And Pramod means सुख, हमें सुख भी मिले और हमें खुशी भी मिले, आनंद भी मिले। सो गणेश जी से हम कैसे नीचे आते हैं? अगर आप ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते हैं, आप अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स को रिमूव करना सीखते हैं, तो आप स्किलफुल होते हैं, आप सक्सेसफुल होते हैं। जब आप स्किलफुल और सक्सेसफुल होते हैं, रिद्धि माँ और सिद्धि माँ आपको मिल जाती है, तो आपके पास शुभ और लाभ आते हैं, यानी कि आपकी जिंदगी में सब अच्छा होता है और साथ साथ आपको गेन्स भी होते हैं। जब आपको गेन्स होते हैं तो आप सेटिस्फाइड भी होते हैं और आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो इन द एंड आप हैप्पी रहते हैं, विदाउट अ रीजन, ऑलवेज ब्लिसफुल, और आपकी जिंदगी में सुख भी होते हैं। तो अब आप समझिए कि गणेश जी की पूजा दीपावली पर क्यों की जाती है। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। भगवान करे ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और हर साल आपकी प्रोग्रेस हो। मे यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। जी हाँ, तो इस तरह से हम लोग जो पर्व त्योहार मनाते हैं उसमें आप जानते हैं कि जैसे दीपावली है, तो ये ज्ञान से हमें हर पर्वों को जोड़ना पड़ेगा। हम अपने बच्चों को सिर्फ पटाखे छोड़ने तक, या फिर जिस तरह से सफाई की बात होती है, बच्चों को बताना पड़ेगा कि आखिर दीपावली के पहले सफाई क्यों करनी चाहिए। तो ये सब चीजें वैज्ञानिक दृष्टिकोण है हमारे पर्व और त्योहारों में, और जब तक हम लोग बच्चों को साथ नहीं लेंगे तब तक आप कोई भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब सकारात्मक भारत आंदोलन 5 साल से चल रहा है तो हम लोगों ने बच्चों के साथ भी कई मीटिंग्स की, और आरजेएस राम जानकी संस्थान लगातार जो है वो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, ये जो राष्ट्रीय त्योहार हैं, इनमें बच्चों के, जो कि कई स्कूलों के बच्चे होते हैं, वो लोग आते हैं, उनके साथ क्विज का प्रोग्राम होता है। और आकाशवाणी के जो रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं, लगातार 3 साल तक क्विज का बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने संयोजन किया और बच्चे काफी खुश हुए। स्वतंत्रता सेनानी वगैरह आते हैं, उनको बच्चे देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद का नाम तो सुना है, उन्होंने पढ़ा है, उनके वंशज कैसे हैं वो देखकर बहुत कुछ प्रेरणा लेते हैं। शहीद आजम भगत सिंह के जो पोते हैं वो आते हैं आरजेएस के कार्यक्रम में, तो उनको देखकर भी बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रेरित होते हैं। तो इसलिए बच्चों को जहां पर अच्छी चीजें हो रही हैं, बच्चों को भेजना चाहिए अच्छे कार्यक्रमों में, और अच्छी टेलीविजन चैनल पर भी हम लोगों को बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर अच्छी चीजों की तरफ संगति करने लगेंगे, अच्छे फ्रेंड्स की सर्किल से बच्चों की पहचान हो जाती है। तो पर्वों त्योहारों में बच्चे मिलते हैं, बच्चों का क्या इच्छा होती है, इन सब चीजों पे निगाह रखने की बहुत जरूरत है। तब जाके हम लोगों का जो पारिवारिक खुशहाली और जो समृद्धि की बात करते हैं हम लोग और पूजा पाठ करते हैं, तो यही चीज होता है कि बच्चों पे निगाह रखने की और केवल शिक्षा को ज्ञान की तरफ ले जाने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग केवल शिक्षित करके भारत को सकारात्मक बनाने की कल्पना छोड़ दें, वो नहीं होगा। केवल शिक्षित कर देने से नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा एक अलग चीज है, लेकिन जब ज्ञान होगा, विवेक होगा, वहां से ये उससे बड़ी चीज होती है, और वो आत्मसात करेगा आपको, अपने साथ बच्चा जो है वो महसूस करेगा, क्योंकि आप के वंशजों का ही खून उस बच्चे में दौड़ रहा है। इसलिए ये जरूरत है सकारात्मक भारत आंदोलन की। तो मुझे लगता है कि समय तो समाप्त हो गया है और आप लोगों से बातचीत की जा सकती है। जो भी आपने भेजा है, एक लास्ट वीडियो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इस समय आपको सेहत का भी ध्यान रखना है।
तो मिलिंद सोमन आप जानते हैं फिल्म अभिनेता जो हैं, किस तरह से जरूरी नहीं है कि जिम में जाएंगे तभी आप अपने सेहत का ध्यान रख सकते हैं, इसी को दिखाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने तो वन महोत्सव भी मनाया, पर्यावरण दिवस भी मनाया था, राष्ट्रीय वेबिनार हुआ था, लेकिन मिलिंद सोमन एक प्रेरित कर रहे हैं कि जहां जैसा मौका मिले आप उस चीज का उपयोग कर सकते हैं और अपनी सेहत को बना सकते हैं। उसी पर आधारित ये मिलिंद सोमन जी का वीडियो है, बहुत ही अद्भुत है। मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ें अगर आपके बच्चों के सामने आता है तो बच्चे भी ऐसी करने की कोशिश करेंगे। केवल जिम जाने से ही वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं, समय अब इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन आप लोगों के जो पोस्ट है जिसमें आपने कुछ विचार साझा किए हैं, आज आप लोगों की वीडियो और ऑडियो काफ़ी संख्या में आए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों का कार्यक्रम है, आपकी कविता अगर आती है तो उसको यहाँ पे साझा किया जाएगा, आपके गीत आते हैं, आपकी वीडियो आती है, कोई भी विचार आप व्यक्त करते हैं तो आरजेएस रिसर्च टीम तो अपनी लगी हुई है, अपनी चीज़ों को आप देख ही रहे हैं काफ़ी संख्या में। और अंजलि भाटिया जी के पिताजी के स्वास्थ्य की कामना भी हम लोग करते हैं कि वो उनको प्लाज्मा की ज़रूरत है और जल्दी से मिल जाए। हम लोगों ने कोशिश की है कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। और यहाँ पे डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी जुड़े हुए हैं, सकारात्मक भारत आंदोलन को सहयोग करते हैं। और डॉक्टर वहाब साहब तमिलनाडु से हैं, विनय कुमार विष्णुपुरी जी पटना से हैं। मैं इसलिए बता देता हूं कि जो और भी लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी पता चल जाए, और नाम इसलिए बोल देता हूं। बिंदा मन्ना जी हैं, वो दिल्ली से, जय हिंद। आकांक्षा जी दिल्ली से, और यासीन मलिक जी आप जुड़ते हैं, लेकिन यामीन मलिक जी आप जुड़ते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, तो आप कृपया जुड़ने के साथ अपना परिचय भी देते जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और विजय लक्ष्मी जी बहादुरगढ़ हरियाणा से हैं, शिक्षिका हैं और सरकारी शिक्षिका हैं। हरीश कुमार शर्मा जी भी शिक्षक हैं, जय हिंद जय। और आरजेएस फैमिली से ये दोनों जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी ने कुछ लिखा है तो आप तो साझा कर देते हैं। बिहार पटना भोजपुर में जन्मे माननीय, बिहार पटना भोजपुर में जन्मे माननीय उदय कुमार मन्ना जी ने अपनी विचारधारा सकारात्मक भारत आंदोलन को दिल्ली भारत के राजधानी से संपूर्ण देश में फैलाने कार्यक्रम चला रहे हैं। सर ये सब आप लोगों का कार्यक्रम है और पूरा भारत एक है, बस विचार प्रकट करने की ज़रूरत है। और आरजेएस फैमिली ने तो निश्चित रूप से बीड़ा उठाया है। और नरेंद्र टेसर जी जुड़े हुए हैं, आज उनकी वीडियो भी साझा की गई है। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी का भी आलेख साझा किया है। सकारात्मक भारत आंदोलन को आप समर्थन कर रहे हैं, वंदे मातरम। आप आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता भी हैं, 2021 का है। और नरेंद्र टेसर जी को वंदे मातरम कर रहे हैं डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी, रिप्लाइड भी आ गया है वंदे मातरम के रूप में। और भवेश हिंदुस्तानी जी कभी कभी जुड़ते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता है, तो भवेश हिंदुस्तानी जी अपना परिचय अगर दे दें तो अन्य जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं, या यहाँ पे तो आरजेएस फैमिली भी जुड़ी हुई है, तो आरजेएस फैमिली से परिचय हो जाएगा। भवेश हिंदुस्तानी जी का बहुत अच्छा नाम है आपका। और विजय लक्ष्मी जी नमस्ते कर रही हैं। हरीश कुमार शर्मा जी अभी भी देख रहे हैं, धन्यवाद हरीश जी। हरीश संतवानी जी जय हिंद साहब। और पॉजिटिव मीडिया भी आपके पास है, आप जुड़े हुए हैं आरजेएस फैमिली से। मुकेश भटनागर जी की आज जो भी भटनागर सभा द्वारा जो भी सेवा की गई है कैंसर पीड़ित की, लगभग 2.5 लाख रुपए जो आप लोगों ने एकत्रित करके दिया है, तो ये भटनागर जी आप नमनीय है, वंदनीय है। इस तरह की चीज़ें जो है समाज सेवा और सकारात्मक कार्यों को आप साझा करते रहिए, फेसबुक लाइव में उसकी चीज़ें दिखाई जाएंगी। और राकेश कुमार तिवारी जी पॉजिटिव मीडिया के पत्रकार हैं, खबर संसार के, भोजपुर गढ़हनी बिहार से जुड़े हुए हैं। और एक बहुत ही माननीय सम्माननीय आपकी कविता का यहाँ पे प्रसारण किया गया था, फेसबुक से लिया गया था। अक्सर हाँ फेसबुक की चीज़ें यहाँ पे शेयर की जाती हैं, जो भी अच्छी लगती हैं आरजेएस की रिसर्च टीम भी देखती है, वो भी भेजती हैं। तो संपर्क भाषा भारती पत्रिका के आप जुड़े हुए हैं, और माफ़ कीजिएगा आप साहित्यकार हैं। आप जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से।
और विजय लक्ष्मी जी लिख रही हैं नाइस। और आज का गूगल नौजवान काफ़ी हद तक अनभिज्ञ है, मुकेश भटनागर जी कह रहे हैं। गूगल नौजवान जी अनभिज्ञ नहीं, हम लोगों की जिम्मेदारी है सर। मिट्टी को कुम्हार जब तक नहीं तराशेगा, पूरे भारत में ये आंदोलन की ज़रूरत है सर। हमें पहचानने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा किन चीज़ों की तरफ आकर्षित हो रहा है, पबजी की तरफ हो रहा है या यहां पर एक चीज़ की चर्चा कर देना चाहेंगे, हालांकि ऑनवर्ड समय जा रहा है। देखिए, बच्चों से पूछना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे टीन एजर जो हैं, खुदीराम बोस हुए या और भी तमाम हैं, जिन्होंने देश के लिए क्रांति की, देश के लिए वीरगति को प्राप्त की, देश के बारे में सोचे, बच्चों को पता नहीं है, हमारी नौजवान पीढ़ी को नहीं पता है। ये इसलिए बच्चे भटकते हैं, क्योंकि जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियोसिटी बहुत होती है उनके अंदर है, वो कुछ ना कुछ तो खोजेंगे ना। ये हम लोगों की कमियां है कि हम लोग उनको वो चीजें नहीं दे पा, हमारा माहौल ऐसा नहीं है सर, हमारे कहीं का भी माहौल नहीं है जब हम अच्छी चीजों को प्रदर्शित कर सकें। हम नुक्कड़ पे, चौराहों पे, आखिर सकारात्मक भारत आंदोलन क्यों शुरू करना पड़ा, क्या जरूरत थी इसकी? सभी मजे से खा रहे थे, पी रहे थे, आराम से अपना दुनिया चल रही थी। लेकिन जब देखा गया कि लोग नकारात्मक चीजों की चर्चा, क्योंकि टेलीविजन का पदार्पण हो गया था, घर घर में टेलीविजन आ गया और टेलीविजन की डिस्कशंस होने लगी और उससे निचोड़ कुछ ना निकले, तो माहौल तो खराब हो रहा था ना। तो अच्छी बातें करेंगे कहां आप? मिलती नहीं थी सर, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। और एमएस बिट्टा साहब आप जानते ही हैं, जब वो जुड़ गए, ऐसे ऐसे तमाम देशभक्त जो शहीदों के वंशज हैं वो जुड़ गए, उनके जुड़ने से ही ये सारी चीजें जो है पाइपलाइन में आती गई, लोगों ने समर्थन दिया और बड़े बड़े कार्यक्रम एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से लेके हम लोग कहां कहां, और 134 बैठकें आप लोगों ने कर ली हैं सर। देश ने इसका समर्थन कर दिया है। कई राज्यों में 25 राज्यों के लोग जुड़ गए, 134 बैठकें आपने फिजिकल बैठकें की हैं। इसलिए अब जरूरत है कि हम लोग अपने बच्चों को प्रेरित करें अच्छी चीजें देखने के लिए, सुनने के लिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यहां पर सारी चीजें संस्कार के लिए हो रही हैं, ज्ञान परक, उद्देश्य परक, सार्थक और तमाम चीजें की जा रही हैं, लेकिन कितने लोग शेयर करते हैं इसको, कितने लोग उसको देखते हैं, किसके पास समय है देखने का? हम लोगों के पास ही समय नहीं है सर। हमारे पास तमाम और कामों के लिए समय है, लेकिन अच्छी चीजें, अच्छी इतिहास, महापुरुषों ने जिंदगी दे दी, कुर्बान हो गए, मर गए, खप गए, लेकिन उनके बारे में कुछ चर्चा नहीं होती है सर। इसलिए आज ये घोषणा की जा रही है, कई दिनों से ये चल रहा था कि हम लोग जो आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ताओं ने जो अपने अपने महापुरुष बताए हैं, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 महापुरुषों को एक दिन में हम लोग चर्चा करेंगे। तमाम महापुरुष आरजेएस ने उनका सम्मान करने का बीड़ा उठाया है, तो हम लोग अब फेसबुक लाइव में ही शुरू कर देंगे और 2 महापुरुष, 2 अवार्ड, जो अवार्ड है जिसमें महापुरुष हैं उनकी तो चर्चा करेंगे ही, 4 की भी कर सकते हैं वो समय की स्थिति को देखते हुए, लेकिन कम से कम 2 की चर्चा हम लोग तमाम करेंगे। और आप लोग आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, आप लोग लगातार जुड़िए और अपने परिवारों को, रिश्तेदारों को जोड़िए सर। आप लोग जब तक अपने परिवारों को, रिश्तेदारों को नहीं जोड़ेंगे सर, ये मूवमेंट जो है नहीं बन सकता है। ये बहुत अच्छा मंत्र है, ये अपने अपनों के लिए है सर, ये अपने और अपनों के लिए है। इसलिए ये आप 94वां फेसबुक लाइव में सर इतना कौन कोशिश करता है, आप खुद सोचिए। 1 घंटा, 1.5 घंटा, आप देखिए 1.25 घंटा होने जा रहा है। ये बहुत अच्छे तरीके से शुरू हो चुका है सर। इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। शुरू तो हो गया सर, लेकिन इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबों की है। अपने परिवारों को जोड़ने की जरूरत है सर। हमारे परिवार जुड़ते हैं, देखते हैं, देख भी रहे हैं। आप लोग भी ऐसा कीजिए। हम लोग जो कहते हैं उसको करते भी हैं। नहीं करना है तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग अपने परिवारों में इस चीज की खूब चर्चा करते हैं सर। आप लोग भी कीजिए, यही कहना चाहेंगे। और यहाँ पे इसीलिए मुकेश भटनागर जी कहते हैं कि आज का गूगल नौजवान काफी हद, सर हमारे नौजवान बहुत इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट हैं सर। सूचना क्रांति ने उनके अंदर में चीजों को ग्रैस्प करने की शक्ति बहुत जबरदस्त दी है, जो हम लोगों में नहीं थी। हम लोग तो गिरते पड़ते, कैसे कैसे करते करते सीखे हैं सर। मैं आकाशवाणी में था और स्पूल पे काम करना पड़ता था। वो चरखी होती थी, जो नोट चलती थी उस पर आवाज रिकॉर्डिंग करके बाहर से लाना, उस पर डालना और उसको एडिटिंग करना। उसी में हम लोग अच्छा लगता था,
लेकिन जब कंप्यूटर आया तो हाथ पैर फूल गए, भाई ये कंप्यूटर कैसे, इस पे आवाज जाएगी, कैसे करेंगे। और जब दबाव पड़ा तो वो भी सीख लिए हम लोग। एडिटिंग डबिंग जो है कंप्यूटर पे जब नया नया आया था तो उस समय तो बहुत ही विषम परिस्थिति थी, कैसे होगा। स्टूडियो वालों ने बंद कर दिया कि आप नहीं कर सकते हैं, अब कंप्यूटर पे आना पड़ेगा, मजबूरी हो गई और आदमी कंप्यूटर को सीखा। इसी तरह से बच्चों पर भी इस तरह का आप कीजिए कि आपको ये चीज नहीं देखनी है, ये चीज देखनी है। बच्चे आपके हैं, संभालना आपका है, परिवार आपका है, उनके साथ जिंदगी आपको गुजारनी है। हम लोग तो सकारात्मक चीजों को प्रमोट करना चाहते हैं कि आपके घरों में ये मंत्र आ गया तो टेलीविजन पे अगर गंदी चीज चल रही हो, बकवास चीज चल रही हो, वो नहीं देखेगा बच्चा। माहौल आपका ठीक होगा सर, लेकिन बच्चे को पता तो हो। ये फेसबुक लाइव रोजाना 94वां एपिसोड तक चल गया है, 100वां एपिसोड होने वाला है। उसके बाद देखेंगे कि इसको चलाया जाए या बंद किया जाए। ये तो निर्भर करता है सर, आपने अपने परिवार को नहीं जोड़ा तो कैसे सकारात्मक भारत कोरी कल्पना हो जाएगी, एक दिमाग की उपज हो जाएगी जिसमें तमाम जिंदा शहीद एमएस बिट्टा जी जुड़े हुए हैं, जो चंद्रशेखर आजाद जी के परिवार वंशज और शहीद आजम भगत सिंह जी के परिवार, वो लोग भी देख रहे हैं सर कि कम से कम ये शहीदों को मान सम्मान यहाँ मिले। ऐसा हम लोगों ने मंच ये तैयार किया है, जो वीरगति को प्राप्त हो गए उन महापुरुषों के नाम पे जो आरजेएस ने अवार्ड किया है सर, इतने बड़ी संख्या में आज तक भारत में कहीं नहीं हुआ है। इसलिए हम लोगों की एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और इसी में जो है भविष्य भारत का निहित है। सकारात्मक राजनीति की भी बात करेंगे, आप देखिएगा बड़े बड़े नेताओं के साथ भी आरजेएस की पॉजिटिव मीडिया जाएगी, बात करेगी, आप देखिएगा बहुत ही क्रांतिकारी कदम है ये। कैसे नहीं समझेगा भारत, भारत समझेगा क्योंकि उसी में प्रोफेसर केजी सुरेश जी ने जो आज लाइव किया है, जिसको आज साझा किया गया है, आपने देखा उन्होंने भी कहा कि सकारात्मक पत्रकारिता से ही देश का भविष्य और पत्रकारों का भविष्य निहित है। नकारात्मक पत्रकारिता अब नहीं चलेगी, सोशल मीडिया आ गया है इसलिए नकारात्मक पत्रकारिता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सकारात्मक पत्रकारिता ही चलेगी जिसकी आवाज हम लोग 5 साल पहले से उठाते आ रहे हैं। अब समय आ गया है, इसलिए ये बहुत बड़ा आंदोलन है, इसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन आप लोग जितने जुड़े हुए हैं, इस अपने परिवारों को सकारात्मक बनाने की तरफ आप लोग कदम बढ़िए। आपके सकारात्मक बन जाने से कुछ नहीं होगा सर, जब तक उसको डिसेमिनेट नहीं करेंगे अपने ज्ञान को, वो वहीं पे पुराने कुएं की तरह हो जाएगा सर। पुराना कुआं जो होता है, पुराना कुआं, पानी तो है लेकिन वो उपयोग का नहीं होगा। जितना अपने सकारात्मक कार्य आप दिन भर में, हफ्ते भर में, महीने भर में जो भी कर रहे हैं उसको यहां भेजिए, शेयर कीजिए। आप देखेंगे आपकी वो सारी एनर्जी भी यहां पे रिलीज होंगी जब, तो आपको भी आनंद आएगा। कि छुपाइए मत, हम लोग छुपाने में विश्वास, नेकी कर कुएं में डाल, उसके विपरीत काम करते हैं। खूब अच्छा काम करेंगे और खूब बताएंगे कि हाँ देखो जी अच्छा काम किए। भटनागर जी ने अच्छा काम किया, वो यहां क्या बताना नहीं चाहिए? आप बताइए। भटनागर जी ने कैंसर पीड़ित को 2.5 लाख रुपए की मुआवजा दान दिलाया अपने संगठन से, अपने संस्था से, तो क्या यह अच्छा काम नहीं है? इसको नहीं दिखाना चाहिए, इन्हीं चीजों को दिखाना चाहिए, बुरी चीजों को। इसीलिए अखबारों में भी कहा गया है, लेकिन उसका पालन करें या ना करें, कि जो गलत चीजें हैं उसको हेडलाइन तक ही रखिए, छोटी खबर बना के दे दीजिए। जानकारी जरूरी है, सत्य और तथ्य आधारित पत्रकारिता है, लेकिन समाज में जो अच्छे कार्य हो रहे हैं, अच्छे काम करने वाले इतने भरे पड़े हैं लोग, उनके बारे में कुछ चर्चा ही नहीं करता। उन्हीं की चर्चा करने की जरूरत है, और नई पीढ़ी तब जाके अनभिज्ञ नहीं होगी, भिज्ञ होगी। गूगल नौजवान भी, कृष्णा झा जी जुड़े हैं, जय हिंद। आयुष श्रीवास्तव जी, आपका भी जी जौनपुर से हैं जी, बहुत अच्छा। आयुष श्रीवास्तव जी आपने लिखा, आयुष श्रीवास्तव जौनपुर से, बहुत अच्छा। जौनपुर से अब लोग को पता चला कि मेरी सिस्टर भी कविता लिखती है, उनको कैसे। अरे सर, ये तो आपका ही आंदोलन है, पूरे भारत का परिवार है आरजेएस परिवार। ये आप अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा और बस नंबर पहुंच जाएगा, आप उस पर भेज दीजिएगा। हमारा नंबर तो आपको फेसबुक से भी आप जुड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश कीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। नहीं तो कोई भाई नंबर इस पर डाल दें तो बहुत अच्छी बात है। मेरा नंबर अगर डाल दें, या मैं अब कोशिश करूंगा कि मैं शुरू में ही अपना नंबर डाल दूं, या किसी भी आप नंबर कोई डाल सकते हैं तो डाल दीजिए। आयुष श्रीवास्तव जी जुड़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है। और जय हिंद जय भारत करते हुए ये 1.25 घंटे का फेसबुक लाइव अब यहाँ पे विराम देते हैं अपनी वाणी को।
और एक मुस्कान के साथ कल सायं 8 बजे 95वां 95 जो है फेसबुक लाइव के साथ उदय मन्ना उपस्थित हो जाएगा, कोशिश करेगा। और एक मुस्कान के साथ आप सबों को भी आमंत्रित करते हैं, क्योंकि ये अब 100वां एपिसोड आते आते हमारे अंदर भी एक नई ऊर्जा आ गई है। मैं क्या बताऊं आपको, जैसे ही मैं सोचता हूं कि 100वां एपिसोड आने वाला है, 95वां जो है वो कल प्रस्तुत होगा, तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है। आयुष श्रीवास्तव जी, आपने नंबर डाल दिया, बहुत अच्छा। आप से संपर्क किया जाएगा और आरजेएस ग्रुप में भी आप जुड़ेंगे। आपके सकारात्मक कार्यों को नमन है। आपकी सिस्टर हो, पूरा परिवार जो है, सभी परिवारों को, पूरे भारतीय परिवारों को हम लोग जो है सकारात्मक बनाने की प्रार्थना करते हैं। आप लोगों के माध्यम से ही वो केवल सकारात्मक बन जाए, समझिए कि वो आरजेएस का काम हो गया। नकारात्मक चीजों की चर्चा कम से कम जो बच्चे हैं ना, उनके सामने ना करें, ये बहुत बड़ा मंत्र है। फोन पे भी ना करें। नकारात्मक चीजों की चर्चा बच्चे सुनते हैं, फिर उनके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। खूब खुश रहिए, खूब अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपका पूरा परिवार खुशहाल रहेगा। इसी मंत्र के साथ इस जो दीपोत्सव है ये बहुत ही अच्छा रहा। हम लोगों ने कल दीपावली के दिन काफ़ी अच्छे तरीके से ये जो आप तिरंगे की रक्षा करते जो सैनिक हैं, इनको हम लोगों ने दिया जलाया था और यहाँ पे कलम के योद्धा या बुद्धिजीवी आप कहें, पेन पेंसिल भी है और बंदूक लिए हुए हमारे सीमा के सैनिक हैं, सिपाही भी हैं। हम लोग सबको एक मान रहे हैं, पूरे भारतीय परिवार है, सबको मंगल कामना का। शक्ति दाजी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बधाई हो। पत्रकार है शक्ति दाजी, लेकिन आप अंत में जुड़े हैं। थोड़ा 8 बजे से 9 बजे होता है शक्ति दा, क्योंकि समय बिल्कुल 1.25 घंटे से ऊपर हो गया है। 1 घंटे का ये लाइव होता है। और आयुष जी, आप निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छी जगह पे आप आए हैं। पूरे परिवार में सकारात्मकता आएगी। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ अनुमति दीजिए एक मुस्कान के साथ। कल मुस्कान के साथ फिर उपस्थित होंगे सायं 8 बजे। जय हिंद।